Assalamu alaikum everybody. Today we are going to discuss about the jurisdiction which are mentioned in our constitution. There are different kinds of articles. Okay, here. So now we are going to discuss about it. Supreme Court आर्टिकल्स हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिट पिटिशंस के हवाला से बहुत ज्यादा इनकी अहमियत है और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जुडिशल सिस्टम की सीरीज चल रही है उसका 9th लेक्चर है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम प्रैक्टिकली भी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं रिट पिटिशन के हवाले से और हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को परसू करना होता है, तो उनका कुछ इख्तियार दायरा इख्तियार होता है जिसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो सकती है, उसकी एपीलेट जुरिस्डिक्शन हो सकती है, उसकी एडवाइजरी की पावर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ अंडर डिस्कशन आती हैं और जिसको मद्देनजर रखा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वह है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमारी हायर कोर्ट है, अदालत उज़्मा। ठीक है, आर्टिकल 184 का जो इसका है वो है 184 का 1, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स इश्यूज डेक्लरेटरी जजमेंट्स। अब मैं आपको साथ साथ इस चीज के बारे में बताऊंगी, वो किस तरह से बताना जो है वो जरूरी है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से क्या मुराद है, हम इसको किस तरीके से देखते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में है इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स। अब इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स कौन से होते हैं? तो इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स वो होते हैं जो कि हुकूमतों के दरमियान होते हैं, खास तौर पर उन मामलात में जिस तरह के हम पढ़ते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इख्तियारात की 3 फहरिस्तें होती हैं। एक फहरिस्त तो होती है हमारे मामलात को देखती है इस लिहाज से कि वो मरकज के इख्तियारात की बात करती है और सूबाई सूबों के इख्तियारात की बात करती है। एक होती है मुश्तरका इख्तियारात की फहरिस्त। तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा हुकूमतों के दरमियान जो है वो मामला ख़राब हो जाते हैं, तो उस सिलसिले को जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए, उसको उसकी डिक्लेरेशन देने के लिए कि कौन सा इख्तियार मरकज का था कौन सा सूबे का था। ठीक है, तो डेक्लेरेटरी जजमेंट्स जो हैं वो दी जाती हैं और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो कि इस मामले को तय करती है कि किसका इख्तियार कौन सा है मरकज के लिहाज से और सूबाई हुकूमतों के लिहाज से, और कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। तो हमारा 184 की क्लास जो 1 है वो इसी के बारे में डील करती है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 184(3). ठीक है, 184(1) था, उसके बाद है 184(3), वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्विंग एन इश्यू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यानी कि इस तरह के मामला जो कि हमारी पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे मामला जिसके अंदर पब्लिक डिग्निटी और बाकी मामला जो होता है वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो उसके मामलात को भी डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट से हेल्प ले सकते हैं और उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। तो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं 184 की क्लास 1 और 184 की क्लास 3। तो ये दो थे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। सबसे पहले हम जिन चीज़ों को देखते हैं एक बार दोबारा देख लें, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स इसके अंदर आ जाता है और इसके अंदर जो फैसले होते हैं वो डेक्लेरेटरी जजमेंट्स होती हैं। यानी कि इसके अंदर मकसद जजा सजा देना नहीं होता, बल्कि अगर किसी नुक्ता पे कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है और या कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस चाहिए हो, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इसके बारे में ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। उसके बाद आर्टिकल हमारा 184 उसकी क्लॉज 3 है। अगेन मैं आपको रीड आउट करके बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फंडामेंटल राइट्स की इन्वॉल्विंग होती है जहाँ पे, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड मामलात होते हैं, तो वहाँ पे हम हमारी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो वो आर्टिकल जो हमारे पास मौजूद है वो 184(3) है, जिस तरह से मैंने ये आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है और बाकायदा तौर पर इसको बता भी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है 185(2), यानी कि 185 की क्लॉज 2। पहली माइंड में रखें, 184(1) और उसकी 3 क्लॉज थी। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 185 की क्लॉज 2 है, अपील फ्रॉम जजमेंट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस ट्राइड इन ओरिजिनल एंड अपीलेट कैपेसिटी एंड हैविंग अपोज्ड डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब आप ये देखिए कि ऐसे जजमेंट्स, ठीक है, जो कि हाई कोर्ट ने दी हैं जिसके अंदर किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी गई और डेथ पेनल्टी दी गई, उसके खिलाफ अपीलेट कैपेसिटी
किसके पास है? हमारी अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब ये आप इधर गौर कर लीजिए, इस तरह से पॉइंट्स माइंड में रख सकते हैं कि पहले 184 उसकी दो क्लॉजेस थी, 1 और 3। अब जो हमारा नेक्स्ट है 185 है, उसकी क्लॉजेस देख लें। ये एक नुक्ता है जो कि 2 आर्टिकल के अंदर ही है। ये एक नुक्ता है जो कि 185 आर्टिकल 2, 185 आर्टिकल उसकी क्लॉज 2 के अंदर है, फिर नेक्स्ट भी 2 के अंदर है। यानी कि जो 185(2) है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 3 पॉइंट्स तो इसी के हैं। 185(2) में ये बताया गया कैसे मामला जो हाई कोर्ट के अंदर है, लेकिन वो मामला इस तरह के उसके अंदर सजा ऐसी दी जाती है इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ के मामला हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच करेंगे। फिर 185(2) के अंदर ही बताया गया है कि अगर सिविल मामला है जिसके अंदर जो मालियत मुकदमा है, ठीक है, वो क्या कहाँ चले जाती है, 50,000 रुपीज। देखें ये आपके सामने है, 50,000 रुपीज के लिहाज से है, ठीक है, उससे एक्सीड कर जाती है, इनके 50,000 से ऊपर चली जाती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है। ठीक है, और अपील के मामलात में, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को परसू कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 185(2), इसी के अंदर है अपील व्हेन हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ऐसी अपील है कि जिसके बारे में हाई कोर्ट को कहा गया है कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं और हमें जो है वो फलां कानून की तशरीह हमारी अदालतें जो है इसमें हमारी रहनुमाई करें। तो इस सिलसिला में भी 182 हमारी हेल्प करता है और ये सुप्रीम कोर्ट का मामला चला जाता है। तो अब ये देख लीजिए कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर मामला आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 185(3), ठीक है, 185(3) अपील। अपील्स के बारे में हमारी सुप्रीम कोर्ट सुनती है, जिसका मजमून क्या होता है, जिसका उन्वान क्या होता है, सब्जेक्ट टू ग्रांट ऑफ लीव फ्रॉम हाई कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर। ठीक है, 185(3) इसके बारे में डील करता है ऐसी अपीलें कि जिसके अंदर ये बात की जाती है कि ग्रांट ऑफ लीव दी जाए हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट और ऑर्डर के सिलसिला में जो उन्होंने पास किया हो। फिर आर्टिकल 186, और हम हमेशा से ये पढ़ते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रेफरेंस दायर करके सदर की तरफ से रेफरेंस दायर हुआ और फलां कानून के बारे में जी हमें रहनुमाई चाहिए कि साइन की इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाएगी, क्या समझा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस जब भेज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे। तो वो हमने आजकल हुकूमतों के लिहाज से ये बात बहुत सुनी है, ठीक है, कि हुकूमत ने भेज दिया है मामला अदालत में। खास तौर पर रिसेंटली हमारे जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, और उनकी अपॉइंटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो मामला थे, ठीक है, वो हमने काफी जो आर्टिकल्स हमारे थे इनकी अहलियत से रिलेटेड वो हमने काफी जो है इस लिहाज से देखा कि रेफरेंस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में हेल्प के लिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 187 है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बयान करता है। और 187 के साथ जुरिस्डिक्शन कैसे है कि वो इशुएंस करती है डायरेक्शंस ऑर्डर्स फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन पेंडिंग केस मैटर रिव्यू ऑफ इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर। अब हमसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा आर्टिकल है, सॉरी ये ऊपर वाला था, नीचे वाला सारा हाईलाइट हुआ है कि इसके साथ हम, ठीक है, ये हम इसकी बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की किस आर्टिकल के तहत हदायत जारी करती है और ये ऑर्डर्स देती है कि ऐसे मामला जिसके अंदर जो पेंडिंग केसेस हैं उनको सुना जाए और जस्टिस को कंप्लीट किया जाए, तो ये हमारे पास आर्टिकल आता है 187, इसे नोट कर लें। उसके बाद आर्टिकल 188 आता है, और अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 188 किसको डील करता है, तो रिव्यू ऑफ इट्स जजमेंट। ठीक है, अपनी ही जजमेंट्स और ऑर्डर्स हर अदालत को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो रिव्यू कर सकती है। तो इस तरह से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका इख्तियार तो ये काला इख्तियार है, तो अपने ही जजमेंट्स और ऑर्डर को रिव्यू करना। और अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत, तो 188 है। उसके बाद बात की जाती है आर्टिकल 204 की, पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट के जो तौहीन अदालत है, इसके मुराद होता है तौहीन अदालत, तो उसकी बाकायदा तौर पर एक सजा है। तो वो कहाँ पर डिफाइन है, वो हमारा 204 है। 212 ये हमने पढ़ा था कि हमारे जो खास तौर पर इंतजामी मामला को डील करने के लिए ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो उसके मामला हाई कोर्ट में नहीं बल्कि उनकी अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो उससे रिलेटेड जो इख्तियारात हमारी सुप्रीम कोर्ट के डील करता है वो कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है। ठीक है, ये बड़ा कंसिडरेबल पॉइंट है कि जी कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो ये आपके सामने है।
कि वो आर्टिकल बन जाता है 212। ठीक है, ये आर्टिकल बन जाता है 212। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 203F। ठीक है, 203F को अगर हम देखें तो ये किसके बारे में डील कर रहा है? आर्टिकल 203F, इट्स शरीयत अपीलेट बेंच हियर्स अपील फ्रॉम जजमेंट ऑर्डर्स पास्ड बाय द फेडरल शरीयत कोर्ट। अब हम ये पूछते हैं कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अगर अपील आपने दायर करनी हो, ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा जो है वो हमारे पास है मामला कि जहां पर हम इसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। तो ये माइंड में रखें, और बहुत इंपॉर्टेंस वाली बात है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के मामला को देखने के लिए शरीयत एपिलेट बेंच मौजूद है, जो कि इसके जजमेंट्स और इसके जो ऑर्डर्स हैं वो पास किए हों तो उसके बारे में जो है वो मामला को डील करती है। तो ये देखिए, इंशाल्लाह इसको मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमारे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं, तो इसको इसी तरह से मजीद आगे लेकर जाया जाएगा। ना सिर्फ इसकी ये रीडिंग होगी, बल्कि मैं क्वेश्चंस रेज करूंगी, बाकायदा तौर पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाएगा। और जो जो लोग उसके टेस्ट देना चाहें इन तमाम लेक्चर्स का, तो वो मैं बिल्कुल टेस्ट जो है वो भी क्रिएट करूंगी, जिसके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ताकि एक बार जुडिशियल सिस्टम जिसने भी पढ़ा है ना, उसे यकीनी तौर पर ये रहेगा कि भाई उसने कुछ पढ़ा है। अच्छा जी, तो ये अब हमारी थी कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये आपके सामने कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी। इसके अंदर अगेन आप ये सारा मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि आर्टिकल्स देख लें कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, इसमें आर्टिकल 184(1) था। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स की हमने बात की कि जी तसीही मामला तो हमारी सुप्रीम कोर्ट देखती है। 184(3) में हमने बात की फंडामेंटल राइट्स, जिसमें पब्लिक जो है वो इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व होती है। 185(2) आ जाता है, तो जिसके अंदर हमने हाई कोर्ट के मामलात की बात की, खास तौर पर क्रिमिनल केसेस जिसके अंदर हाई कोर्ट ने सजाए मौत या दूसरी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के मामलात को डील किया। और फिर उसके बाद आप देख लें 185 का 2 जो है, ये माइंड में रख लें कि ये दोनों, ये वाला जो हमारा है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब ये देखिए, मैं इसके ऊपर टिक लगाऊंगी ताकि आपके माइंड में रहे ये चीज। ठीक है, ये देखिए 185(2), इधर 2 यानी कि ये देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये इसके बारे में बात की जाए तो ये वाली क्रिमिनल केसेस की बात होगी। 185(2) के अंदर ही बात हुई है कि वैल्यू की सिविल क्रिमिनल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हाई कोर्ट की क्रिमिनल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे इन्वॉल्व होती है और किस आर्टिकल के तहत। और सिविल में कैपेसिटी क्या होती है कि जब आपके जो वैल्यू है जिसके बारे में अपील की गई थी वो 50,000 रुपीज से एक्सीड कर जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद 185(2) आ जाता है। ठीक है, उसमें बकायदा तौर पर ये बात आ जाती है कि अगर हमें जो है वो कानून के अंदर यानी कि आइन के अंदर जरूरत है किसकी, इंटरप्रिटेशन की किसी मामले से रिलेटेड, तो हम वो भी मामला जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीजें जो थी वो इसके अंदर मौजूद थी और हमने इसको जो है वो देखा। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि नेक्स्ट क्या हमने जो है वो इसको करना है। ठीक है, तो ये इसका सारा सीन था, मैंने इसके ऊपर बकायदा तो टिक लगा के आपको बता दिया। 187 में देखें तो हदायत जारी करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। फिर सजाए मौत के मामलात जो कि वो पहले हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद हदायत जारी करने के अलावा इसका काम 188 के तहत अपनी ही जजमेंट्स को रिव्यू, ऑर्डर करना, ऑर्डर और जजमेंट्स को रिव्यू करना। 204 के तहत तौहीन अदालत के मामलात को वो डील करती है। 212 इसमें आ जाता है। तो हमारी जो अपील फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, वो उसका इख्तियार आ जाता है। और 203 के F के तहत क्या चीज आ जाती है कि हमारे जो है वो शरीयत एपीलेट बेंच के मामलात को डील करना। इसको यहाँ पे ही हाईलाइट में कर रही हूँ ताकि आप देख लें 203F इम्पोर्टेंट है। तो ये देखें, ये सारी चीजें हैं जो इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, आपको समझाने के मकसद से मैंने इसको किया था। तो ये हमारा जो है ये इम्पोर्टेंट था। ठीक हो गया। तो इस लिहाज से जो है वो देखा जा सकता है इन सारी चीज़ों को, और देखना भी चाहिए। ठीक है जी।
तो ये हमारी सारी थी सुप्रीम कोर्ट के मामला। ये आर्टिकल्स दोबारा देख लें आपके सामने, हल्का सा मैं इसको देती हूँ ताकि आपकी नज़र से गुजर जाए। देखें, ये आर्टिकल्स हैं, टोटल ये 12 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सारा बताते हैं कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में तो सी ही फैसले करना, फिर हाई कोर्ट के मामलात को डील करना, फिर इंटरप्रिटेशन करना। और कभी आपसे पूछा जाए कि जी हाई कोर्ट के इख्तियारात क्या हैं, तो वो भी आपने यही लिखना है। अथॉरिटीज की बात की जाए उसमें भी यही आना है। तो ये चीज होती है इसकी। अब जरा आ जाए फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के लिहाज से। तो 203D, ठीक है, ये आ जाता है। क्या आता है इसके अंदर? पहला, टू डिटरमिन वेदर अ प्रोविजन ऑफ लॉ इज रिपग्नेंट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। पहला इसका यही काम है। अगर हम शरीयत कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो उसका मकसद भी स्टैब्लिशमेंट का यही था, ठीक है। तो ये डील करता है 203D को, ठीक है, ये आपके सामने है। उसके बाद है आर्टिकल 203, और ये डबल डी इसके अंदर आ गया है। अब रिविजनल जुरिस्डिक्शन इन केस अंडर हदूद लॉज, ठीक है। तो ऐसे हदूद के मामला, क्योंकि हदूदुल्लाह से रिलेटेड हैं, तो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं और सीरियस भी होते हैं। तो रिविजनल जुरिस्डिक्शन का मामला आ जाए तो आप कहते हैं 203, ठीक है। 203D, एक सिंपल डी से आप देख सकते हैं कि इसका एक मेन मोटिव तो ये था, जो हम हर जगह लिखते हैं कि जो शरीयत कोड बनाई इसलिए गई, ये देखने के लिए कि जो कवानीन इस्लाम से मुतरादिफ ना हो, सॉरी मुतजाद ना हो, ये चीज आ जाती है। और फिर उसकी अपनी रिविजनल जुरिस्डिक्शन के मामले को डील करता है 203D, डबल डी। फिर 203E आ जाता है, ये आर्टिकल, इसको मैं हाईलाइट करने लगी हूँ आपके सामने ऊपर, ठीक है। रिव्यू ऑफ इट्स जजमेंट, ठीक है, अपने जजमेंट्स को खुद देख लेना, ई में आ जाता है। फिर यही अगेन आर्टिकल में एक और बात आ जाती है कि ये अपने मामला को कैसे डील करता है। तो भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामला जो है वो आर्टिकल 203E के तहत ही है। अब ये जो ई वाला, ये दो चीजों को डील करता है। एक तो रिव्यू करना अपने ही जजमेंट्स और ऑर्डर को शरीयत कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी यही देख रहा है। फिर उसके बाद है एंटरटेन्स अपील फ्रॉम जजमेंट ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स लेइंग हदूद केसेस। जी, अब हदूद केसेस से रिलेटेड कोई मामला आता है और वो मामला को देखना किसका काम है, ठीक है। अपील आप कहाँ पे भी कर सकते हैं, आप हदूद केसेस में भी जाके शरीयत कोर्ट को जो है वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट थी, ठीक हो गया। अब गौर करें और देख लें एक बार, हम इसको जरा कर लें। 203D, 203 डबल डी, 203E, 203E। ई दो चीजों को आपके सामने है, ठीक है। ये चीज आ जाती है, क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने है। इन दो चीजों को ई ही डील कर रहा है। अगेन आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ, सारी चीजें हाईलाइट करके बता रही हूँ ताकि आपकी नजर से भी ओझल ना हो और चीज आपके सामने रहे, ठीक है। ये चीजें आ जाती हैं, ठीक हो गया। डी क्या, डबल डी हो, रिविजनल जुरिस्डिक्शन, किस चीज के बारे में बात कर रहा है? रिविजनल जुरिस्डिक्शन किसके अंदर? इन हदूद लॉज, ठीक हो गया। ये देख लिए फेडरल शरीयत कोर्ट का मामला आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो अब हम देख लेते हैं उसमें क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो आ जाए जरा, ठीक है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का हम जो है वो बहुत पढ़ते हैं, और हमने ये जो 5 रीड्स का कॉन्सेप्ट है जब बहुत बार पढ़ा है। पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट की बात कर दी, लेकिन हमारे यहाँ आम जो जुबान ज़दे आम रहता है कि जिसके बारे में लोग समझते हैं कि बात करनी चाहिए, ठीक है, वो उसके बारे में बिल्कुल जो है वो हम बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आर्टिकल 199(1), क्लॉज 1। अब ये किन रिट्स के बारे में बात करता है, ये मैंने एरो लगाया है, ठीक है, इसी को मैं डील करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए, पहला इसको थोड़ा मैं कर भी देती हूँ इनहेंस, ताकि आपको बिल्कुल फेयरली नजर आए, इसमें कोई डाउट ना रहे। ये देखिए, ठीक है, क्या इसके अंदर आ जाता है? हमारा एरो जरा ऊपर रह गया तो कोई इशू नहीं है, इसको जरा हटा देते हैं फिलहाल और दोबारा से इसको यूज कर लेंगे, ठीक है जी। स्पॉटलाइट पे, ठीक है। हाँ जी, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इशू 5 रीड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सवाल, अक्सर पूछा जाता है, पेपर्स में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। इसके नेम्स देख लें,
मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, हेबिस कॉर्पस एंड क्यू प्रोंटो। ये कुल 5 हैं, हम गिन भी लेते हैं, देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, खुद देख लिए। एम मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, हेबिस कॉर्पस एंड क्यू प्रोंटो। ठीक है, अगेन आई विल डिस्कस अबाउट इट, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलहदा से एक वीडियो भी बनाएंगे, ताकि हर को मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, हिबिस कॉर्पस और क्यूबरंटो, मेरी प्रोनाउंसिएशन में मे भी गलती हो सकती है, बट आप एक बार इसको खुद भी करके देख लें और कोशिश करें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है रीड्स। ये हमारा कौन सा आर्टिकल बनता है? ये आर्टिकल हमारा बन रहा है आर्टिकल 199(1). नेक्स्ट आर्टिकल 199(2). आर्टिकल 199(2) की हम बात कर रहे हैं, ये आपके सामने है। आर्टिकल 199(2) क्लॉज 2, क्या? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम कहते हैं ना कि जहां पर फंडामेंटल की बात आ जाए तो जी हम हाई कोर्ट को परसू कर लेंगे, हाई कोर्ट तक केस हासिल करेंगे, तो वो हमारा 199(2) बात करता है। और रीट्स के बारे में 199(1) की बात है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है 203, जो बात करता है, यानी कि 203 है, सुपरविजन कंट्रोल ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगर हमसे पूछा जाए हमारी जो अदालत है हाई कोर्ट, ठीक है, उसका मोटिव ये भी है कि वो सुपरविजन करती है, सुपरवाइजरी कोर्ट भी कहलाती है, तो किस आर्टिकल आर्टिकल के तहत उसको ये इख्तियार हासिल है? तो भाई आपके सामने मौजूद है 203 आर्टिकल, जिसके तहत इसको ये इख्तियार हासिल है। आर्टिकल 204, पनिशमेंट ऑफ कॉन्टेम्प्ट, तौहीन अदालत, ठीक है, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो आ जाता है। फिर ये हमारा बड़े मजे की बात है, सीपीसी से रिलेटेड जो अपील्स, रिव्यू, रिविजन्स के मामला हैं, सेक्शंस भी साथ लिखे हुए हैं, नोटिस कर लें इसको इधर ही। अपील अंडर सेक्शन अगर 100 हो सीपीसी, तो हमारी हाई कोर्ट देखती है। रिव्यू अंडर सेक्शन 114 ऑफ सीपीसीओ, हमारी हाई कोर्ट देखती है। रिवीजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसीओ, हमारी हाई कोर्ट देखती है। ठीक है, पहले हमने बात कर दी जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, फिर हमने अपने प्रोसीजरल लॉ के अंदर से जो चीजों को देखती है उसके बारे में बात कर दी। फिर आगे भी हमारी कहानी मौजूद है। ठीक है, अपील्स अंडर ये 410 सीआरपीसी, यानी कि अब यहाँ पे हमारा क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर के लिहाज से किन चीजों को डील करती है, वो आ गया। फिर अपील्स अगेंस्ट एक्विटल अंडर सेक्शन 417 ऑफ सीआरपीसी, ये हमारा मामला आ जाता है, तो हाई कोर्ट डायरेक्ट जो है इन्वॉल्व होती है। अपील अगेंस्ट जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल्स अंडर स्पेशल लॉज। ठीक हो गया, यहाँ पे आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पर बात स्पेशल लॉज और स्पेशल कोर्ट्स की है, यहाँ पर सर्विस ट्राइब्यूनल्स की बात नहीं है। यहाँ पे वर्ड सर्विस नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो वो जो चीजें सर्विस से रिलेटेड हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, वो चीजें डील करती है डायरेक्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वो हाई कोर्ट का मामला नहीं है। स्पेशल लॉ से मुराद वो है जो कि स्पेशल लॉ के थ्रू सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को डील करती हैं, लेकिन उनकी जो स्पेसिफिक नेचर की वजह से उसको स्पेशल लॉ ने बना दिया। फिर इश्यूज ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस अंडर सेक्शन 491, साथ साथ नोट करें ताकि आपके सेक्शंस जो है वो दोबारा जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना हो, यहाँ भी नोट कर लेंगे तो दोबारा भटकना नहीं पड़ेगा इर्द गिर्द। फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रा कोर्ट अपील एट लाहौर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ सिंध एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये भी मामले को हमारा डील करता है। वो अब कोर्ट्स के नेम जरा देख लें, और मुद्दा हमारा क्या है? इंट्रा कोर्ट अपील। ठीक है, एट लाहौर हाई कोर्ट, कौन सी हाई कोर्ट्स देखती हैं वो देख लें। हाई कोर्ट ऑफ सिंध देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी कि ये 3 हाई कोर्ट्स हैं जिनके ऊपर ये इख्तियार मौजूद है कि इंट्रा कोर्ट्स रिलेटेड मामला को देख ले। मैं इसको हाईलाइट ही रहने देती हूँ ताकि आपको जो है इसकी समझ लगती रहे। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने है। ठीक है, 3 हमारी हाई कोर्ट्स का जिक्र है, इसमें लाहौर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ सिंध है, इस्लामाबाद। उसके बाद है द कराची बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध हैज ओरिजिनल jurisdiction इन सिविल केसेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹50 million एंड अबव। अब यहाँ पे कराची बेंच की बात कर दी है। ठीक है, और सिंध के अंदर, ठीक है, ओरिजिनल jurisdiction इसकी कौन सी ऐसे मामला जिसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है,
15 million, ठीक है, मिलियन and above. The Islamabad High Court has original jurisdiction in civil cases of the value of rupees on 100 million and above. ठीक है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी देख लें जरा, 100 million अबव की बात की गई है। तो ये हमारे वो मामला थे जो हमारी मेन थ्री, जो हमारी कोर्ट्स है ना, उससे रिलेटेड मामलात को डील करते थे। ठीक है, होपफुली कि ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा, और इसमें किसी किस्म की कोई आपको जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सब ऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड, उसी के बारे में हम बात करें। ये देखें, इसमें मजीद हमें बता दिया गया है कि किन मामलात को डील करते हैं। तो एक बार आप जुडिशियल सिस्टम पढ़ लें तो आपको प्रॉपरली पता चल जाना है कि हम कैसे कैसे वर्किंग जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।